नमस्कार सभी को। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं ये उपन्यास है बच्चों परीक्षा गुरु। यूनिट 6 यहाँ पे चल रही है। नेट के पाठ्यक्रम की हिंदी साहित्य की क्लासेस हैं यहाँ पे। और हमारे बहुत सारे उपन्यास हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम लोग लेकर आए हैं परीक्षा गुरु, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों इस परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में बता दूं कि इसको हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। इसको शुक्ल जी ने माना है, तो समझ लीजिए कि सबने मान लिया है, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन हुआ था बच्चों 1882। और तिथि अगर नोट करनी है तो कर लो, ऐसे तो तिथि नहीं पूछी जाती, ईयर पूछा जाता है। 25 नवंबर 1882 को इसका प्रकाशन हुआ था। शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है तो माना है। और श्री शिव नारायण श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास न मानकर श्रद्धा राम फुलौरी का एक उपन्यास था भाग्यवती, उसको माना था। वो 1877 में आया। तो सबका अपना अपना मत है, लेकिन सर्वमान्य मत कौन सा हो जाता है? जो शुक्ल जी कह देते हैं, है ना। हम सब जानते हैं हिंदी के विद्यार्थी कि शुक्ल जी ने जिसको कह दिया दिन, तो वो दिन की तरह प्रकाशित हो उठा, और जिसको कह दिया रात है तो फिर वो कभी प्रकाश में आ ही नहीं पाया। ऐसा कुछ है, शुक्ल जी की वाणी में ऐसा था कुछ। तो इसको शुक्ल जी ने माना है, तो सार्वभौमिक रूप से ये माना जाता है। अब श्रीनिवास दास जी क्या कहते हैं? इसको नई चाल की पुस्तक कहते हैं, है ना। इन्होंने इसको उपन्यास ने मानकर क्या माना है? वार्ता प्रश्न माना है। हम लोग अभी आज की क्लास में उपन्यास कर रहे हैं बच्चों परीक्षा गुरु। जो आते जा रहे हैं ज्वाइन होते जाइएगा, और वीडियो सबके पास मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 इसका प्रकाशन वर्ष है। लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1850 को, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जिस वर्ष पैदा हुए थे उसी वर्ष, और मृत्यु 1907 को। और भारतेंदु जी की आयु तो आपको पता ही है कि बहुत कम आयु लेकर आए थे भारतेंदु जी। 1850 से 1885 तक उनका जीवन काल माना जाता था। और कुछ ये विडंबना है बच्चों कि उस दौर के भारतेंदु युग के जो लेखक हुए वो आयु के मामले में अनलकी रहे। बहुत कम, एक आध लेखक को छोड़ दिया जाए तो सभी मतलब अल्पायु रहे। भारतेंदु युग की एक ये भी विशेषता है। ये तो चलिए उसी युग के, उसी दौर के हैं ये लाला श्रीनिवास दास जी भी। इनका जन्म 1850, मृत्यु 1907। हिंदी का पहला उपन्यास लिखने का गौरव इनको प्राप्त है, और नाटक लेखन में भी भारतेंदु जी के समकक्ष माने जाते थे। ये लाला जी कहाँ के थे बच्चों? मथुरा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मतलब खड़ी बोली इनका भी टोन रहा है, और हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। अभी आपने जो पहला उपन्यास पढ़ा था देवरानी जेठानी की कहानी, वो भी उसी एरिया का था, उसी क्षेत्र का था। मेरठ की कहानी थी, उसमें उसकी बोली भी ऐसी थी, और इसकी बोली भी आपको कुछ कुछ वैसी ही लगेगी। ये रचना है जो लाला श्रीनिवास जी द्वारा 1882 में प्रकाशित हुई, और इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अब आपसे ऐसा प्रश्न हो सकता है कभी इंटरव्यू में कि इसी को क्यों माना जाता है? इससे पहले तो श्रद्धाराम फुलौरी का भाग्यवती आ चुका था, देवरानी जेठानी की कहानी भी आ चुका था, लेकिन इसमें क्योंकि उपन्यास के सारे तत्व विद्यमान हैं, इसलिए इसको हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, आप अपना ये उत्तर देंगे। अब इस उपन्यास में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके प्रकरण जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रकरण हैं। आपने कल देखा था गोदान में 36 ही थे, लेकिन इसमें 40 और 41 प्रकरण हैं। अब इनके नाम भी मैं एक बार गिना देती हूँ। देखिए क्या क्या हैं उनके प्रकरण के नाम, क्योंकि एक बार मुझे याद आ रहा है नेट में प्रश्न पूछा गया था कि इसके प्रकरण को भी पहले से बाद में लगाने के लिए आया था। है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन ठीक है, एक बार पढ़े रहोगे तो दिमाग में ना क्लिक हो जाती हैं बातें। पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान, दूसरा अकाल में अधिक मास, फिर संगति का फल, चौथा मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी। मतलब ऐसा लग रहा है छोटे छोटे घटनाओं पे ही इन्होंने प्रकरण बना दिए हैं। सब में हाँ, सभासद, प्रबंध मतलब इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा प्रिय, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले,
साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, अफवाह, फुट का काला मुंह, बातचीत, फुट लिखा है, ये वैसे फूट है, फुट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य मतलब नाउम्मीद, चालक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रथा, स्तुति निंदा का भेद। ये मित्र परीक्षा पूछी जा चुकी है, ये वाला प्रकरण। चलिए कुछ और अभी नीचे भी हैं। अच्छा, ये आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। चलिए, सुरा मतलब शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता। और ये बच्चों ये भी पूछा गया है, धोखे की टट्टी 36 नंबर का जो है, विपत में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति और सुख की परमावधि। ये सारे इसके प्रकरण के नाम हैं, जिसमें मैंने आपको बताती चलती हूँ फिर से। एक तो मित्र परीक्षा, एक धोखे की टट्टी, और ये मित्र मिलाप, संगति का फल। ये 3 से 4 जो हैं पूछे जा चुके हैं कि किस उपन्यास के प्रकरण के नाम हैं। तो ये सारे अब देख के पहचान जाओगे, और ऊपर से अभी मैं कहानी जब बता दूंगी तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। मतलब इन्होंने जिस उसमें जो चीज़ें हैं प्रकरण में, वो उसके ऊपर उसका नाम रख दिया है। ठीक है, बहुत सारे नाम रख दिए हैं, नाम नहीं रखना था ना, केवल 1 2 3 भी रखते तो चल जाता। चलिए और कुछ देख लेते हैं। ये पहला प्रकरण, सौदागर की दुकान। इसके पहले मैं कुछ और बातें भी बताना चाहूँगी बच्चों। ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है, ये बंगला उपन्यासों के आधार पर नहीं रचा गया था। मौलिक मैंने बताया ना, तो ये अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों के आधार पर इसकी रचना हुई। बंगला उपन्यासों के क्षेत्र में बंगाल जो है बहुत लोकप्रिय रहा है, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यासकार हुए वहाँ के। और उपन्यास हो और नाटक हो, हमने हिंदी में बाद में आए, उस क्षेत्र में उसका पहले प्रचार हो चुका था। और अंग्रेजी नाटकों से भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रेरणा ली थी, बाकी तो हमारा मौलिक जो है तो हैं ही। श्रीनिवास दास जी क्या कहते हैं कि इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तजुर्मा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है। और क्या कहते हैं, इसमें किस्सा गोई पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है, जैसे ये था वो था, ऐसे किस्सा जो होता है ना कहानी, ऐसा नहीं कहा गया है। स्वयं श्रीनिवास जी कहते हैं कि इसमें नाटकीय वर्णन कौशल का अनुसरण करके सिलसिलेवार कथा कथन की भारतीय परिपाटी का त्याग किया गया है। मतलब बहुत नई नई चीजें इसमें देखने को मिली थी। पात्रों पे अभी आती हूँ। इसकी कथा वस्तु दिल्ली के एक सेठ के पुत्र है मदन मोहन की कहानी है। और आपको भी कहानी में पूरी बताऊंगी भी। एक ऐसा है ये युवक जो पाश्चात्य चकाचौंध में भटक जाता है और अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। फिर इसकी गुरु बनके यही इसकी परीक्षा सॉरी बच्चों सबसे जो कहते हैं ना कि जो चीज़ें कोई नहीं सिखा पाता वो समय सिखा देता है, तो वही परीक्षा की घड़ी से गुजरता है और वही परीक्षा इसकी गुरु बन जाती है। ये समय है इसका परीक्षा गुरु। देखिए कुछ प्रकरण के बारे में यहाँ दिया गया है। पहला प्रकरण जैसे है सौदागर की दुकान। परीक्षा गुरु की ये मूल प्रति है बच्चों, आपके सामने आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। सौदागर की दुकान में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। ये लॉर्ड चेस्टरफील्ड का कथन है। यही चीज़ें प्रश्न बन जाती हैं कि उसके उपन्यास के शुरू में किसका कथन लिया गया है, तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड का। अब देखिए बच्चों, जो हिंदी लिखने का जो थोड़ा तरीका है वो थोड़ा अभी की हिंदी से भिन्न है ना। मिल सकता है ये आधा तय कर दिया है, चलिए उस समय की हिंदी है ये। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई फैशन का अंग्रेजी असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मासूर सिंभू दयाल उनके साथ हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रही कहानी, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं आपको समझाती हूँ। फिलहाल ना मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ पात्र परिचय जो जरूरी है। सबसे मेन पात्र है बच्चों लाला मदन मोहन। ये दिल्ली के रहने वाले कारोबारी एवं साहूकार हैं। यही कथा का केंद्र बिंदु है। मध्य वर्गीय सोच से ग्रसित है। इन्हें पश्चिमी सभ्यता से बेहद लगाव है और इसी कारण वह संकट में आ जाते हैं अंग्रेजी चकाचौंध में। और इन कहानी पूरी जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। मदन मोहन ही इसके मेन नायक हैं कहा जाए तो। और एक और पात्र है महत्वपूर्ण, वो है ब्रज किशोर। ब्रज किशोर कौन है? इनका मित्र है, सच्चा मित्र है और बुद्धिमान दिखाया है और पेशे से ये एक वकील हैं। ठीक है।
अन्य पात्र जो गौण पात्र हैं, चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास, मिस्टर रसल, ये सारे इस अन्य गौण पात्र हैं। तो 2 मेन पात्र हैं, लाला मदन मोहन और ब्रजकिशोर। देखते हैं, भूमिका पढ़ देती हूँ मैं पहले। निवेदन किया है, निवेदन के नाम से है भूमिका। लेखक कहते हैं, अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परंतु मेरे जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। अभी मैंने यही कथन बताया था, इन्होंने कहा है कि ये नई चाल की पुस्तक है। परंतु नई चाल होने से ही कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है, और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और भी अनेक भूल होने का भरोसा है। इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु रीति के मन में समाये रहने से और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहल पढ़ने वालों का जी कुछ उलझने लगता है और मन उलझट जाता है। इससे उसका हाल समझ में आने के लिए मैं अपनी तरफ से यहाँ कुछ खुलासा किया चाहता हूँ। इसमें नई चाल क्या, अब ये यहाँ खुलासा कर रहे हैं। पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकरावेंगे। जो अभी पहला प्रकरण हमने देखा, उसको कह रहे हैं कि उसको पढ़ते ही लोग चकरा जाएंगे, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेठ से सिलसिलेवार यथाक्रम लिखा गया है। जैसे वही किस्सा, कोई राजा था, कोई बादशाह था, कोई सेठ था, कोई साहूकार का लड़का था, उसमें मन में इस बात से यह रुचि हुई, ये किस्सा वही जो अब तक चलता रहा था, और उसका यह परिणाम निकला कि ऐसा सिलसिला इसमें कुछ भी मालूम नहीं होता। इसमें मालूम होता है लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। इसको पहले उसको पढ़ने से ऐसे ही लगता है कि लाला मदन मोहन जी हैं, अंग्रेजी सौदागर की दुकान में खड़े हैं, सामान को देख रहे हैं। लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उनके साथ हैं। इनमें मदन मोहन कौन, ब्रजकिशोर कौन, चुन्नीलाल कौन और शंभू दयाल कौन है, इनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, यहाँ इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, यह बात पहले से कुछ भी नहीं बताई गई है। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा, परंतु जो साहब इतना धैर्य न रखेंगे वह इसका मतलब भी नहीं समझ सकेंगे। अब मैं समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, किस्सा कहने के बच्चों कई तरीके होते हैं, लेकिन जो स्वाभाविकता है ना वो उसमें आती है कि पात्र खुद अपना परिचय दे, है ना। पहले जो किस्सा वही जो चलती थी कि बता दिया, लेखक के द्वारा ही सबको बता दिया जाता था कि ये पात्र ये है, इसकी उम्र ये है, ये इतना साल का, ये वहाँ गया, ये वहाँ से आया, ये उसने ये कहा, ये बातें होती थी। लेकिन जो देखा जाए रोमांच रहता है, दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता इन पात्रों में होती है, तो पात्र खुद ही अपना परिचय देता है। जैसे लेखक ने ऐसे दे दिया लाला मदन मोहन, चलिए उसके बाद डैश डैश, उसके बाद उनका कथन आ गया सामने कि अरे मैं ये कहाँ आ गया, मुझे ये लेना है, मुझे वो खरीदना है। मतलब जो कहानी है वो पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ती है, तो वो उसमें ज़्यादा रोचकता होती है, और यही यहाँ पे इन्होंने नई शैली प्रयोग की है। आगे बोलते हैं, अलबत्ता किसी नाटक में यह रीति पहले से पाई जाती है, परंतु इसकी लिखने की रीति जुदी जुदी है, मतलब अलग अलग है। नाटक में जिसका वचन होता है उसका नाम आदि में लिख देते हैं, ऐसे ही होता है नाटक में, पात्र का नाम रहता है, फिर उसका कथन दे दिया जाता है और वह पैराग्राफ उसका वचन समझा जाता है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें केवल वो उद्धरण चिन्ह जो होते हैं, जिसको इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन के भीतर कहने वालों का वचन लिखा जाता है, और कहने वाले का नाम वचन में बीच में या अंत में जहाँ पुस्तक रचने वाले को जगह मिलती है वहाँ लिख देते हैं, अथवा नाम लिखे बिना पढ़ने वालों को कहने वाले का वचन मालूम हो सके तो नहीं भी लिखता। ये एक नई बात है। एक आदमी का वचन बहुत करके एक पैराग्राफ में पूरा होता है, परंतु कहीं कहीं किसी किसी के वचन में और विषय आ जाते हैं, तो ऐसे चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा से पहला वचन पूरा किए बिना दूसरा पैराग्राफ आ जाए, आज जैसे ऐसे ये वाले प्रकरण चिन्ह जो 66 की तरह बनाते हैं, उसका वचन जारी रखा जाता है, और वचन के बीच में दूसरे का वचन आ जाता है तो उसका वचन को अलग दिखाने के लिए उस पर भी इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया जाते हैं। परंतु जो वचन ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के चिन्हों के भीतर नहीं होते वह पुस्तक रचने वाले की तरफ से होते हैं, मतलब लेखक का उद्धरण होता है वो।
देखो यहाँ भी मैं कुछ लिखा हुआ है, पढ़ देती हूँ। पैराग्राफ के प्रारंभ में हर जगह नए सिरे से जरा सी लकीर छोड़कर लिखा जाता है ना, थोड़ा सा छोड़ के लिखा जाता है नया पैराग्राफ जब शुरू करते हैं, और वह पूरा होता है वहाँ वाली लकीर खाली छोड़ दी जाती है, जैसे डैश लिखा है। यह पैराग्राफ से प्रारंभ होते हैं पर समाप्ति ऐसे होती है। इन्होंने अपने बात बताई, इन्वर्टेड कॉमा की अहमियत को बताई, ये वाला देख रहे हैं। आगे ये भी बता रहे हैं कि और चिन्हों में ऐसा कॉमा किंचित विश्राम, ऐसा सेमी कॉलन अथवा, इसका मतलब अथवा, कॉलन अर्ध विश्राम ऐसा, ऐसा फुल स्टॉप ऐसा लगाया, देखो बिंदी लगा दी है फुल स्टॉप में, पूर्ण विराम ऐसा, और इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेशन, प्रश्न की जगह ऐसा, एक्सप्लेनेशन की जगह ऐसा, पहले चिन्ह दी है फिर उसका नाम लिखा है, ध्यान देखना। आश्चर्य अथवा संबोधन वगैरह के जो शब्द जोड़ देकर बोलने चाहिए उनके आगे ऐसा चिन्ह बात अधूरी छोड़ने के समय लगाया जाता है, और ऐसे ब्रैकेट चिन्हों पेरेंथेसिस के भीतर पहले पद का खुलासा, अर्थ या चलते प्रसंग में कोई दूध की तरफ दूसरी तरफ अथवा विशेष बात जतानी होती है वह लिख देते हैं। इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित मतलब फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है, और उसको जैसे का तैसा अर्थात स्वाभाविक दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज़्यादा दृष्टि रखी गई है। तो भाषा शैली के हिसाब से भी ये उपन्यास परफेक्ट बैठता है। अलबत्ता जहाँ कुछ विषय आ गया है वहाँ विवश होकर कुछ शब्द संस्कृत आदि के लेने पड़े हैं, परंतु जिनको ऐसी बातों के समझने में कुछ झमेल मालूम हो उनकी सुगमता के लिए ऐसे प्रकरणों पर ये प्लस का चिन्ह लगा दिया गया, जिससे उन प्रकरणों को छोड़कर हर एक मनुष्य सिलसिलेवार वृत्तांत पढ़ सकता है। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तजुर्मा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है, अपनी भाषा में इन्होंने ढाल दिया है, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तजुर्मा करने के बदले कहीं कहीं केवल भावार्थ ले लिया गया है। अब इस पुस्तक के गुण दोषों पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि पर छोड़कर मैं केवल इतनी बात पर निवेदन किया चाहता हूँ कि कृपा करके कोई महाशय पूरी पुस्तक बांचे बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी न करें। आप लोगों से भी है ये निवेदन लेखक का, और जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करें वह कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास भेज दें। अब तो खैर नहीं रहे, यदि कोई अखबार वाला उस अंक की कीमत चाहेगा तो वह तत्काल उसके पास भेज दी जाएगी। जो सज्जन तरफदारी पक्षपात छोड़कर इस विषय में स्वतंत्रता से अपना विचार प्रकट करेंगे मैं उनका बहुत उपकार मानूंगा। देख लीजिए, ये अच्छी बात है कि जो आलोचना अगर निष्पक्ष की जाए तो वो वाकई में लेखक को लाभ ही पहुंचाती है। इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तां वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों और स्त्रीबोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली है। इसलिए इन सबका मैं बहुत उपकार मानता हूँ और दीन दयालु परमेश्वर की निहेतुक कृपा का सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूँ। सज्जनों का कृपाभिलाषी श्रीनिवास दास, दिल्ली। यहाँ पे लेखक ने अपना उद्गार यहाँ पे समाप्त किया है। अब इसका कथानक दिखा देती हूँ मैंने कहा, तो आप लोग अपने मन में चित्र बना के देखते रहिएगा, मेरे शब्दों को सुनते रहिए। क्या कथानक है इसका बच्चों? लाला श्रीनिवास दास एक कुशल महाजन और व्यापारी थे। अपने उपन्यास में उन्होंने मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर उसके सुधार की कहानी सुनाई है। पतन होता है लेकिन फिर से सब ठीक हो जाता है, समझ जाता है, उसको अकल आ जाती है। मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा होता है। वैश्य लोग का ही रहता है, व्यापार में उन्हीं का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है, तो वो भी एक वैश्य है। बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण और युवावस्था में गलत संगति में पढ़कर अपनी सारी दौलत खो देता है। गलत लोगों की संगत ऐसी होती है, वो गलत लोगों के से उसकी दोस्ती हो जाती है और वो अपनी सारी दौलत को गंवा बैठता है। न तो ही उसे आदमी की परख है, न ही सच्चे हितैषी ब्रज किशोर मैंने बताया उसका एकदम सच्चा मित्र है, तो उसको उसकी भी कदर नहीं होती। और इसके बदले वो अपने से दूर करके, अपने हितैषियों को अपने से दूर करके किसके चक्कर में आ जाता है? चुन्नी लाल, शंभू दयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी, लालची, मौका परस्त, खुशामदी दोस्तों से अपने को घिरा हुआ रखता है। बहुत जल्द इनकी गलत सलाहों के चक्कर में मदन मोहन भारी कर्ज में डूब जाता है।
और कर्ज समय पर अदा न कर पाने से उसे अल्प समय के लिए कारावास भी हो जाता है। इस कठिन स्थिति में उसका सच्चा मित्र ब्रजकिशोर, जो एक वकील है, उसकी मदद करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलाता है। इतना ही नहीं, मदन मोहन को सही उपदेश देकर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी कराता है। यही इसकी कहानी है बच्चों, है ना। जो मदन मोहन जो व्यापारी है, रास्ता भटक जाता है, अपनी गलतियों से सब कुछ गंवा बैठता है, लेकिन एक सच्चे मित्र की यहाँ पे महत्ता दिखाई गई है। जो ब्रजकिशोर उसका सच्चा मित्र रहता है, वो उसकी मदद करता है और पूरी उसकी खोई हुई संपत्ति को वापस दिलाता है और उसको सही उपदेश देकर उसकी गलतियों का उसको एहसास भी कराता है, मतलब उसको सच्चे रास्ते पर, सही रास्ते पर ले आता है। ये इसकी कहानी है। परीक्षा गुरु, परीक्षा ही गुरु होती है, परीक्षा ही असली गुरु होती है, ये कहने का मतलब है। भाषा शैली के बारे में बात करें तो बच्चों, उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में मैंने बताया ना कि घटना के ऊपर ही प्रकरण बना दिए गए हैं, इसलिए 41 प्रकरण है, बहुत ज़्यादा हैं। कथा तेजी से आगे बढ़ती है और अंत तक रोचकता बनी रहती है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है, मतलब आदर्श की बात की गई है। उसमें जगह जगह इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत दिए गए हैं। ये दृष्टांत मुख्यतः ब्रजकिशोर के कथनों में आते हैं। अंग्रेजी सभ्यता की ओर पागल है तो उसकी कथनों में सब दिखाई देते हैं। इनसे उपन्यास के ये स्थल आजकल के पाठकों को बोझिल लगते हैं, थोड़ा सा बोझिल हो जाते हैं पाठक। उपन्यास के बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों के ढेर सारे उद्धरण भी ब्रज भाषा में काव्यानुवाद के रूप में दिए गए हैं, जैसा लेखक ने पहले ही बता दिया है। हर प्रकरण के प्रारंभ में भी ऐसा एक उद्धरण है, मतलब हर प्रकरण के प्रारंभ में, जैसे अभी मैंने एक वो पढ़ा था ना उद्धरण, जैसे ही हर 41 प्रकरण है उसके प्रारंभ में उद्धरण दिया गया है। उन दिनों काव्य और गद्य की भाषा अलग अलग थी। काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य के लिए खड़ी बोली का। भारतेंदु युग की ये विशेषता थी। लेखक ने इसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए उपन्यासों के काव्यांशों के लिए ब्रज भाषा चुना है। उपन्यास की भाषा हिंदी के प्रारंभिक गद्य का अच्छा नमूना है। उसमें संस्कृत और फारसी के कठिन शब्दों से यथासंभव बचा गया है। सरल बोलचाल की दिल्ली के आसपास की भाषा कथा में सुनाई गई है। इसके बावजूद पुस्तक की भाषा गरिमा युक्त और सुनी सुनाई है, मतलब अच्छी लगती है भाषा, आम भाषा है। और इसके बावजूद पुस्तक की भाषा गरिमापूर्ण और अभिव्यंजनापूर्ण भी है। वर्तनी के मामले में लेखक ने बोलचाल की पद्धति अपनाई है। कई शब्दों को अनुनासिक बनाकर या मिलाकर लिखा है, जैसे रोने, करने, पढ़ने, मैं बोल भी अनुनासिक का प्रयोग करके बोल रही हूँ ना, आदि, तथा उसमें कितने, उनकी, आदि में, के लिए मैं, से, के लिए से जैसा प्रयोग भी इसमें मिलते हैं, है ना। कुछ भाषा अलग है थोड़ी सी। कुछ अन्य वर्तनी दोष भी देखे जा सकते हैं, जैसे समझदार के लिए समझवार, विवश के लिए विवश, पर यह देखते हुए कि यह उपन्यास उस समय का है जब हिंदी गद्य स्थिर हो ही रहा था। उपन्यास की भाषा काफ़ी सशक्त ही मानी जाएगी। बाकी बच्चों, उस समय जो खड़ी बोली अपना आकार ग्रहण कर रही थी, हिंदी गद्य का शुरुआत ही तो है, जन्म है, समझो। भारतेंदु काल जो है हिंदी गद्य का जन्म है। तो जन्म के समय थोड़ा सा परफेक्शन नहीं आ पाता ना, होता है कोई भी चीज़ शुरुआत में अनगढ़ी ही रहती है, फिर गढ़ी जाती है। तो ऐसे ही इसकी भाषा भी है। प्रमुख उद्धरण है इसमें। पहला तो हमने देख ही लिया था कि अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज़ को देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पढ़ने वालों की जी कुछ उलझने लगता है, मन उछट जाता है। लेखक का ही है वो तुक है। मिस्टर ब्राइट का भी पढ़ा था कि बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले ने अपनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। बहुत अच्छा कथन है, देखो मिस्टर ब्राइट का कथन है। मैं फिर से इसका अर्थ भी समझा देती हूँ। विलायत मतलब पश्चिम की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है। लॉर्ड बेकन बहुत अच्छे एसेइस्ट रहे हैं वहाँ के। तो उन्होंने क्या नीति दी है, सोचो नहीं, मैं समझा देती हूँ कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले ना बनाओ, अब आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो, है ना। केवल सोच में बातें नहीं बनाओ, उसको करके देखो, है ना। आपने सोच लिया कि नेट हो गया, JRF हो गया, आप कहोगे मैम यही उदाहरण देती है, लेकिन मैं क्या करूं बच्चों, मैं रिलेटेड बातें ही उदाहरण के रूप में कहती हूँ। आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो केवल सोचने से नहीं होगी, है ना, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है। मिस्टर ब्राइट का कथन था। चलिए आगे है ब्रजकिशोर जी का, उनके मित्र जो थे।
परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी, और इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। तो समझाने का काम कर रहे हैं, कथन से ही समझ में आ जाएगा कि किस पात्र का है, लाला ब्रजकिशोर का। मिस्टर शंभू दयाल जी कहते हैं कि मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ष पड़ने से ही दुख होता है। तो सही है, जब अपने मन का हो जाता है तो सुख महसूस होता है, मन का नहीं होता तो दुख होता है। लाला ब्रजकिशोर का है, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति लाला ब्रजकिशोर नहीं दी गई। समझा रहे हैं, वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्य, शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। तो कुछ मतलब उपदेशात्मक जो कथन है लाला ब्रजकिशोर के हैं। आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है, ये भी इनका ही कथन है। फिर ये एक और यहाँ पे समझाइश दी है, मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब वह आप उस लायक न हो, परंतु तुम जो बड़ाई बड़े परिश्रम से मिली है वह ईश्वर की कृपा से मुझको बेमेहनत मिल रही है, फिर मुझको जलन क्यों? तुम्हारी तरह खुशामद करके मदन मोहन से मैल किया जाता तो मैं सहज कर लेता, परंतु मैंने आप यह चाल पसंद नहीं की, तो अपनी इच्छा से छोड़ी हुई बातों के लिए मुझे जलन क्यों हो? जलन की वृत्ति परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दी है कि वह अपने से ऊंची पदवी के लोगों को देखकर उचित रीति से अपनी उन्नति का उद्योग करे। ये लाला ब्रजकिशोर का है। एक कथन इसमें आ गया है राम स्वरूप चतुर्वेदी का, और भी मैं आपको बताऊंगी आलोचकों के कुछ और कथन भी, ये भी है, इसको समझ लो। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना गया है। मौलिक है, मौलिक है, मौलिक है, ठीक। और यह संयोग से कुछ अधिक है कि पश्चिम से लिए गए इस नए काव्य रूप की मुख्य रचना समस्या है भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति के आक्रामक प्रभाव की। तो कथा वस्तु यही तो दिखाया गया है कि भारतीय संस्कृति का जो नायक है उसमें पाश्चात्य संस्कृति का एक तरह से आक्रामक प्रभाव होता है और उसका पतन हो जाता है। एक और पुनर्जागरण की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी ओर साथ ही साथ उस प्रक्रिया के परिणामों का परीक्षण भी चल रहा है। परीक्षा गुरु का स्वर सात्विक और वातावरण नैतिक रखने का पूरा प्रयास लेखक ने किया है। प्रत्येक अध्याय के आरंभ में संसार के प्रसिद्ध पुरुषों के आप्त वचन तथा उक्तियों को शीर्ष बंद के तौर पर रखा गया है। इस बात की चिंता करता है कि उसकी कथा आकृति में शिथिल रूप से यथार्थवादी चित्रण न हो। परीक्षा गुरु इस व्यग्रता में लगभग उपदेशात्मक हो जाता है। तो उपदेशात्मकता इस उपन्यास में अनायासी आ जाती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। शुक्ल जी का कथन, प्रणाम सबको, सभी आलोचकों को प्रणाम, भाई हृदय से प्रणाम है आप सबको। क्या कह रहे हैं आप? श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। उद्धरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे, ध्यान देने योग्य है। ये बात भी उन्होंने कही है, ये ऐसी शैली अपनाई है। बच्चन सिंह कहते हैं इसे उन्होंने, लाला श्रीनिवास दास जी ने संसारी वार्ता कहा है। अपनी अनेक त्रुटियों के बावजूद यह हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर है। ठीक है। एक और वो है आलोचक, क्या नाम है उनका, डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन। ये कहते हैं यह उपन्यास शिक्षाप्रद रचना है जो भाषा आदि की प्रौढ़ता और स्पष्टता की दृष्टि से महत्व रखता है। चलिए शुक्ल जी का एक और कथन मैं बता देती हूँ। लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ स्वदेश्य होती है। और एक और कथन बच्चन सिंह का, इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नव जागरण की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो ये याद रखना, नव जागरण की प्रतिध्वनि किसमें सुनाई देती है? परीक्षा गुरु में। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए ढंग के खेती और कल कारखाने की उन्नति पर बल दिया गया है। अंग्रेजों की नकल का विरोध किया गया है, निषिद्ध ठहराया गया है। देशी भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। अखबारों की कद्र न करने की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय दिखाया गया है और इसी तरह उस युग को
समग्रता में समेटने का जो प्रयास लाला जी ने किया है वह प्रशंसनीय है। तो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है किसने? बच्चन सिंह जी ने। और जो पृष्ठ वाला रह गई थी मैं वो भी एक बार बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। पहला वाला जो था ये था प्रकरण 1 का जो लिया गया था, ये है। सौदागर की दुकान से ही थोड़ा सा लिया गया कि आप समझ पाओ कि ये है क्या, किस तरह का है। देखो ये इतना पढ़ लिए थे। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई फैशन का अंग्रेजी असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नी लाल और मंसूर शिंबू दयाल उनके साथ हैं। मिस्टर ब्राइट, यह बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है, इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। देखिए कोटेशन देखिए, ये उद्धरण यहाँ पे दिए गए हैं। इस 7 की जोड़ी अभी 3000 रुपये में है। हमने एक हिंदुस्तानी रईस को दी है, लेकिन आप हमारे दोस्त हैं, आपको हम 400 रुपये कम कर देंगे। निसंदेह ये कांच आपके कमरे के लायक है, इनके लगने से उसकी शोभा दुगनी हो जाएगी। शिंबू दयाल बोले, आह, मैं तो इनके चौखटों की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसे अच्छे फूल पत्ते बनाए हैं कि सच्चे बेल बूटों को मार करते हैं। तो सामान कांच लेने गए हैं लोग। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं, मुंशी चुन्नीलाल कहने लगा ने कहा। इनके बिना आपका इस समय कौन सा काम अटक रहा है? लाला ब्रज किशोर कहने लगे। अब देखो वो लोग उकसा रहे हैं उसको लेने के लिए, लेकिन ब्रज किशोर जी कह रहे हैं कि इसके बिना क्या काम अटक रहा है। खेल तमाशे की चीज़ों से भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है। वह सौदागर की सब दुकान को अपने घर ले जाना चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपनी जरूरी चीज़ों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते। लाला ब्रज किशोर बोले। देखो बाद में इन्होंने लगा दिया है कि ये किसका, पहले कथन दे दिया है फिर यहाँ पे लिखा दिया है लाला ब्रज किशोर बोले। इस तरह का ये पूरा उपन्यास है। जरूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के सामान अलग अलग है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। वो विरोध कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सामान खरीदवा दें। और अब दरिद्रियों की तरह धनवान भी अपनी रुचि के समान काम न कर सके तो फिर धनी और दरिद्रों में अंतर ही क्या रहा? मास्टर शिंबू दयाल ने पूछा। ना मुंसिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। धनो दरिद्रो सकल जन है जग के अधीन, चाहत धनो विशेष ककु तासों ते अति दीन। देखिए ये ब्रज भाषा में उक्ति दी गई है। गद्य और पद्य की भाषा बिल्कुल अलग अलग है। लाला ब्रज किशोर कहने लगे, मुनासिब रीति से थोड़ा खर्च में सब तरह का सुख मिल सकता है, परंतु इंतजाम और काम के सिलसिले बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी जरूरी खर्चों को पूरी नहीं हो सकती। जब थोथी वार्ता बातों से बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है तो जरूरी कामों के लिए पीछे से जरूर तकलीफ उठानी पड़ती है। बेचारे बार बार समझा रहे हैं ब्रज किशोर जी। चित्त की प्रसन्नता के लिए मनुष्य सब काम करते हैं, फिर जिन चीज़ों को देखने से चित्त प्रसन्न हो उनका खरीदना थोथी बातों में कैसे समझा जाए? मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। देखिए पहले ही प्रकरण में हमें इनके मित्रों का पता चल जाता है कि किस स्वभाव के हैं। आपस में बहस सी हो रही है, ये सामान खरीदवा के ही मानेंगे। चलो मैं पूरा ही पढ़ देती हूँ। ये चित्त प्रसन्न रखने की यह रीति नहीं है, चित्त तो उचित व्यवहार से प्रसन्न रहता है, लाला ब्रज किशोर ने जवाब दिया। ये ना थोड़े से प्रकरण बोझिल से लग रहे हैं। उसने कहा, उसने जवाब दिया, उसने किया, चलो। परंतु निरी फिलॉसफी की बातों से भी तो दुनियादारी का काम नहीं चल सकता। लाला मदन मोहन ने दुनियादार बनकर फिर से कहा। बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि, लॉर्ड बेकन की नीति याद हो गई होगी कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी की जाली ना बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। मिस्टर ब्राइट ने कहा। क्यों साहब, ये कांच कहाँ के बने हुए हैं? मुंशी चुन्नीलाल ने सौदागर से पूछा। फ्रांस के सिवाय ऐसी सुडौल चीज कहीं नहीं बन सकती। जब से ये कांच यहाँ आए हैं हर वक्त देखने वालों की भीड़ लगी रहती है और कई कारीगर तो इनका नक्शा भी खींच ले गए हैं। अच्छा, कांच कहाँ से? फ्रांस के। अच्छा जी, इनकी कीमत हमारे हिसाब में लिखो और ये हमारे यहाँ भेज दो। देखो ऑर्डर कर दिए। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसी मेल के कांच देखे हैं। उनके चौखटों में निस्संदेह ऐसी कारीगरी नहीं है, परंतु कीमत में वह इससे बहुत सस्ते हैं, लाला ब्रज किशोर कह रहे हैं। मैं तो अच्छी चीज़ का ग्राहक हूँ, अच्छी चीज़ पसंद आए तो मुझे कीमत की कुछ परवाह नहीं रहती। अंग्रेजों की भी यही चाल है, मिस्टर शिंबू दयाल ने कहा। तो ये जबरदस्ती उनको सामान खरीदने के लिए उकसाया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि पूरा उपन्यास किस तरह का है। उपन्यास अभी आपको मैं सेंड भी कर दूंगी, कोशिश करना, पढ़ो। अगर पूरा नहीं कर पाए तो भी थोड़ी बहुत कोशिश करना। वैसे जब आप किसी चीज़ में डूब जाते हो ना तो वो चीज़ें फिर अपने आप पढ़ती, मतलब मज़ा आता है फिर पढ़ने में। उसके बाद कुछ आगे कुछ और कुछ होश नहीं रहता। ठीक है, कुछ इसकी उक्तियाँ और भी हैं, मैं बता देती हूँ जो ली गई हैं।
एक तो है धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाली परखिए चारी। ये किसकी है? तुलसीदास जी की उक्ति है, लेकिन इसमें सच्ची प्रीति प्रकरण में ली गई है। ठीक है। फिर एक और है, कठिन कालहु आयत है करत करत अभ्यास, नट ज्यों चलतु बरत पर साधो बरस छमास। ये वृंद कवि की उक्ति है, ये सुधारने की रीति प्रकरण में इन्होंने डाल दी है। सब में एक एक ऊपर मतलब शुरुआत में एक उक्ति जरूर डाल दी है, दोहा जैसा। फिर है, जब लग मन के बीच कछु स्वार्थ को रस होए, शुद्ध सुधा कैसे पिए परे बौजी में तोए। ये सभा विलास से ली गई है और ये सुख की परमाविधि प्रकरण में है। हर प्रकरण में एक एक उक्ति ली गई है, आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकरण अगर उक्ति को पढ़ना है। नहीं, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न हैं तो एक तो प्रकरण के नाम से आ जाते हैं, कितने प्रकरण हैं उससे आते हैं। प्रकाशन वर्ष तो अब बहुत पुराना हो गया है, इतने आसान सवाल नेट नहीं पूछता। पात्रों के कथन पूछ लिए जाते हैं और किस आलोचक ने क्या बात कही है इसके बारे में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें पूछ ली जाती हैं। तो चलिए, इसके साथ ही अब ये उपन्यास यहाँ पे ये तो PDF समाप्त होता है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। और कुछ आपको इस उपन्यास के बारे में जानना होगा तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। PDF ये वीडियो भी 36 मिनट के लगभग हो चुका है। ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, लेकिन उपन्यास में तो बेटा टाइम लगता ही है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, परीक्षा गुरु उपन्यास का उद्देश्य है एक आदर्शवाद की स्थापना करना। यथार्थवाद इसमें दिखाया गया है, लेकिन बाद में फिर आदर्शवाद की स्थापना हो जाती है। दो मेन पात्र हैं, मदन मोहन, ब्रजकिशोर, और वही जैसा होता है संगत का असर होता है, सब कुछ डूब जाते हैं, लेकिन अच्छी संगत, अच्छे मित्र अगर जीवन में हो तो जीवन फिर से वापस पटरी पे आ जाता है। यही इसका मूल वो है। और अपने ढंग का ये पहला उपन्यास है जो उपन्यास के सारे तत्वों को समेटे हुए है, तो पहला मौलिक उपन्यास इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। आप लोगों से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। और जो YouTube पे जो बच्चे देखेंगे मुझे प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिएगा अपने फीडबैक के लिए। ठीक है, जैसे इसमें लेखक श्रीनिवास दास जी ने कहा है, मैं भी बिल्कुल सच्ची आलोचना की प्रतीक्षा करूँगी कि आप लोग इसमें क्लास में और क्या क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।